एक्टिविटी 1.1 यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने गमलेदार पौधे लेने हैं, एक ही तरीके के पौधे, जिसे एक को डार्क में रखना है फॉर 72 आवर्स 72 घंटों के लिए, और दूसरे को सनलाइट में रखना है। उसके बाद इन दोनों पौधों की पत्तियों पर हमें आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट क्लास 6 में हमने सीखा था। आयोडीन का घोल बनाते हैं जिसे हम कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च की प्रेजेंस चेक करने के लिए करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो पौधा आपने सनलाइट में रखा था 3-4 डेज के लिए और जो डार्क में रखा था, उन दोनों की पत्तियों पर आयोडीन टेस्ट के रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। आयोडीन टेस्ट कौन सा कलर देता है बच्चों? ब्लू ब्लैक कलर। अगर पत्तियों में ये कलर आए तो यानी कि उन पत्तियों में स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट बनाया है, नहीं तो नहीं बना। तो आप इस टेस्ट को वहाँ से भी अच्छे से पढ़ के याद रख सकते हैं। इन शॉर्ट, आयोडीन टेस्ट कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की प्रेजेंस चेक करने के लिए किया जाता है और यह ब्लू ब्लैक कलर देता है। द लीव्स अदर देन ग्रीन, यानी कि जो पत्तियां हरी नहीं हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। नीचे आप डायग्राम में देख रहे हैं कुछ अलग अलग कलर्स की पत्तियां दिखा रखी हैं, जैसे रेड है, ब्राउन है, वायलेट हैं। सभी में पिगमेंट्स तो हैं जिन्होंने ग्रीन कलर के पिगमेंट को मास्क यानी कि ढक लिया है, और फोटोसिंथेसिस इन पत्तियों में भी होगी। फोटोसिंथेसिस हर कलर की पत्तियों में होती है क्योंकि क्लोरोफिल इन सब में ही कहीं ना कहीं थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट रहता ही है। आगे बढ़ते हैं। आपने बच्चों देखा होगा कि जो आपके रुका हुआ पानी या फिर तालाब जहाँ पर पानी रुका हुआ है, वहाँ उसके कोनों पर, साइड्स, किनारों पर एक ग्रीन कलर के पैचेस, जिसे फिसलन जैसा, स्लिमी, चिकनी चकना जैसा, गिलगिला सा कुछ ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है, यानी कि वो ग्रीन कलर का पैचेस बन जाते हैं। इन्हें हम एल्गी यानी शैवाल कहते हैं। ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एल्गी ग्रीन क्यों होते हैं? पत्तियां ग्रीन क्यों थी? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल के कारण ही कोई भी सब्सटेंस या पत्तियां या ये एल्गी ग्रीन है। और एल्गी भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस से। प्लांट अपना खाना कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी बनाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी प्लांट में कुछ और खाने के रूप में बनता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। क्योंकि फोटोसिंथेसिस से तो कार्बोहाइड्रेट्स बन गए, लेकिन प्लांट्स को कुछ और भी चाहिए खाने के रूप में। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर बने हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं मिलकर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। और यही कंपोनेंट ऑफ फूड प्लांट के दूसरे प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होते हैं, जिन्हें प्रोटीन और फैट्स कहा जाता है। पर प्रोटीन तो नाइट्रोजिनस होते हैं, यानी कि प्रोटीन में तो नाइट्रोजन होता है। तो ये नाइट्रोजन पौधों में कहाँ से आया? पौधों ने तो कार्बन डाइऑक्साइड ली, हाइड्रोजन लिया पानी से, ऑक्सीजन गैस छोड़ी। ये नाइट्रोजन पौधों को कहाँ से मिलेगा? आइए समझते हैं। हमें पता है कि नाइट्रोजन एयर में होती है और प्लांट सीधा तो नाइट्रोजन को एयर से नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। तो इसके लिए उनके पास सॉइल में यानी कि मिट्टी में कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं जो उस गैसेस नाइट्रोजन को उनके लिए यूजेबल फॉर्म यानी कि जिस रूप में पौधे यूज कर पाएं उस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और मिट्टी में उसे रिलीज कर देते हैं। ये काम ध्यान रहे कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज ही कर सकते हैं, और यही बैक्टीरियाज उस यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को पानी के द्वारा उस नाइट्रोजन को पहुंचा देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि फार्मर्स, किसान, पौधों में फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक डालता है, और उर्वरक नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है नाइट्रोजन, जो कि सॉइल में जाकर उन्हें नाइट्रोजन देने में मदद करता है पौधों को। इस वे में प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल कर लेते हैं, और प्लांट्स प्रोटीन्स और विटामिन्स भी बनाते हैं। तो बच्चों,
हमने यहाँ देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी पौधों में खाना बनता है जो कि विटामिन प्रोटीन्स के रूप में स्टोर होता है। ये तो हमने फोटोसिंथेसिस से समझा। अगला पार्ट है, अगली हेडिंग है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में कुछ और विधियां भी हैं जिनसे वो खाना बना लेते हैं। ये विधियां क्या हैं, आइए समझते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि अगर क्लोरोफिल ना हो तो वो तो भोजन बना ही नहीं पाएंगे, उनके पास क्लोरोफिल ही नहीं है, तो फिर वो कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे अपना पोषण पूरा करेंगे। जैसे कि हमें पता है हम और जानवर यानी कि ह्यूमंस और एनिमल्स प्लांट्स पर अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। तो ये कौन सी विधि थी, विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉफिक मोड। आइए इसे पिक्चर द्वारा समझते हैं। फिगर 1.5 को ध्यान से देखिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक पेड़ है जिसका तना और ब्रांचेस पर कुछ येलो लाइक रोप लिपटी हुई है। ये आप देख रहे हैं, येलो येलो से पार्ट यहाँ आपको दिखा रखे हैं। ये येलो लाइक रोप हैं, ये अमर बेल का प्लांट है, कैस्केटा अमर बेल का प्लांट है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये जो अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं ये उसी चीज से प्राप्त कर रहे हैं जिस पर ये चढ़े हुए हैं, यानी कि क्लाइम कर रखा है, जिस पर ये लिपटे हुए हैं, और ये अपना भोजन खुद नहीं बना रहे। तो इसलिए ये कौन सा मोड हुआ, ये मोड हुआ हेटेरोट्रॉफिक मोड, क्योंकि अमर बेल जैसा पौधा दूसरों पर डिपेंड है, क्योंकि अमर बेल के पौधे के पास क्लोरोफिल नहीं है। ये अपना रेडीमेड फूड जिस प्लांट पर क्लाइम कर रहा है उसी प्लांट से ले रहा है, और जो इस प्लांट पर ये चढ़ा है, क्लाइम किया है, उसे होस्ट कहेंगे, और इस प्लांट को पैरासाइट कहेंगे, क्योंकि ये अपना खाना दूसरे प्लांट से ले रहा है। तो यहाँ पर दो नए वर्ड आए, होस्ट और पैरासाइट। होस्ट वह प्लांट है जिस पर दूसरा प्लांट निर्भर है, डिपेंड है अपने खाने के लिए। पैरासाइट वो प्लांट है जो दूसरे भोजन को खा रहा है, दूसरे से भोजन ले रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे चारों ओर और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें होस्ट और पैरासाइट जैसा ही लिंक है। जैसे कि यहाँ पहेली जानना चाह रही है कि क्या मच्छर, जुएं, लीच ये भी खून चूसते हैं, तो क्या ये भी पैरासाइट हुए? हाँ, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे, ये दूसरी बॉडी पर डिपेंड हैं, इसलिए क्या है, पैरासाइट। इसी तरह कैस्केटा वाला अमर बेल का एग्जाम्पल रहा है। आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो और एनिमल्स को खाते हैं? अब आप कहेंगे क्या कोई ऐसा भी प्लांट है? जी हाँ, यहाँ कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ज़्यादा बड़े साइज के नहीं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के साइज के। यहाँ आप देख रहे हैं साथ में ही एक डायग्राम दिया हुआ है जिस पर आप देखेंगे कि एक प्लांट है जो एनिमल्स को खाता है। इसे हम पिक्चर प्लांट, घटपर्णी पौधा कहते हैं। इस घटपर्णी पौधे की खास बात क्या है कि इसकी जो पत्ती है वो घड़े जैसी, जग जैसी दिख रही है, और जो इसका ऊपर का पार्ट है पत्ती का वो ढक्कन की तरह, लिड की तरह काम करेगा। जब कोई भी कीड़ा इस पत्ती पर आकर बैठेगा तो ये लिड कवर हो जाएगी और वो कीड़ा अंदर ही फंस कर रह जाएगा। इस तरह ये कीड़ा खा लेगा, और कीड़ा जो भी इसमें पाचक रस हैं, डाइजेस्टिव जूस हैं इस पिक्चर में, घड़े में, उसी के द्वारा ये पौधा अपना खाना पचाएगा और इसे इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाएगा। तो बच्चों, देखा आपने, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कीड़े खाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोर्स प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सेप्रोट्रॉफ्स यानी कि मृत जीवी। नाम में ही आ रहा है मृत जीवी। मृत जीवी, आपने कभी मशरूम के पैकेट्स देखे हैं?
जो मार्केट्स में मिलती है, मम्मी सब्जी भी बनाती हैं। हाँ जी, वही मशरूम अम्ब्रेला लाइक होती है, छातेदार इसकी संरचना होती है और ये मॉइस्ट सॉइल, नमी युक्त मिट्टी या फिर सड़ी गली लकड़ी के आसपास उगती है, खासकर रेनी सीजन में। तो हम देखते हैं मशरूम कैसे अपना खाना लेती है और कहाँ से लेती है। एक्टिविटी है, आप एक ब्रेड लीजिए और उसको नमी थोड़ा सा करके पानी में भिगोकर 2-3 दिन के लिए नमी युक्त वातावरण में रख दीजिए। आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद, दिनों के बाद, कि उसमें फ्लफी सा पैचेस आ जाएंगे, वाइट कलर के ग्रीनिश सा पैच आ जाएगा, जिसे अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वो कुछ कॉटन लाइक थ्रेड्स जो हम देख पाएंगे पीस ऑफ ब्रेड पर आए, तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे। डायग्राम में आपको दिखा रखा है फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड, यानी कि कवक ब्रेड पर उगती हुई। इन ऑर्गेनिजम्स को कवक कहा जाता है। इनका भी डिफरेंट मोड है, ये भी अलग तरीके से अपना भोजन खा रहे हैं। ये अपना भोजन ब्रेड से ले रहे हैं। इस तरीके में जो खाना बन रहा है वो डेड और डिकेइंग मैटर, यानी कि सड़े गले खाने से वो अपना खाना ले रहे हैं, इसलिए इसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जो अपना खाना मृत सड़े गले अवशेषों से प्राप्त करें उन्हें हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी कि मृत जीवी। अब बताओ कवक यानी कि फंजाई कौन से ग्रुप में आएगा? सेप्रोट्रॉफिक में। फंजाई कहाँ कहाँ आप देख पाते हैं? आपने कभी देखा हो तो कुछ टाइम आप कुछ वस्तुएं यूज़ ना करें, अचार खराब हो जाए तो ये वहीं पर ग्रो कर जाती हैं, पिकल्स पर, चमड़े पर, कपड़ों पर, और भी कुछ ऐसी वस्तुएं जो आप थोड़े टाइम के लिए गर्म और नमी युक्त मौसम में थोड़े टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए रखी रह जाएं तो वहाँ ये ग्रो कर जाती हैं। और वर्षा के मौसम में तो ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। अपनी पेरेंट्स से पूछिएगा क्या क्या चीज़ें ख़राब ये करती हैं। फंजाई, कवक। अब फंजल ये आती कैसे हैं? बच्चों, इनके स्पोर्स हवा में ही होते हैं। इनके जो स्पोर्स हैं जिनके द्वारा ये ग्रो करती हैं, ये हवा में ही प्रेजेंट होते हैं। और जब भी इन्हें इनके सुटेबल वातावरण मिल जाए जिन पर ये ग्रो कर जाएं, कोई भी वस्तु, चमड़ा, ब्रेड, खाना, कपड़े, कहीं पर भी जहाँ इन्हें ग्रो करने के लिए जगह मिल जाए, वहीं ये जर्मिनेट होकर अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं और बढ़ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी पहेली का एक अच्छा सा सुझाव है। बूजो ने अपने दादाजी से कहा कि कुछ गेहूं के फील्ड्स भी मैंने फंगस से खराब होते हुए सुना था, तो क्या फंजाई से बीमारियां भी होती हैं? पहेली ने बताया बहुत सारी फंजाई जैसे कि यीस्ट और मशरूम यूजफुल हैं, हमारे लिए अच्छी हैं, और कुछ फंजाई यानी कि कवक पौधों में बीमारियां करती हैं, एनिमल्स में भी, हम में भी, और कुछ मेडिसिन की तरह यूज़ होती हैं। यानी कि फंजाई का एरिया बहुत बड़ा है, यह बहुत सारे रोल निभाती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो एक दूसरे के साथ आपस में, यानी कि एक जीव शेल्टर देता है तो दूसरा उसको खाने की चीज़ देता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में मिलजुल कर शेयर करके रहते हैं, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, सहजीवी आबंध, यानी कि एक दूसरे को सहयोग करते हुए रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कुछ कवक फंजाई प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहती हैं। प्लांट्स उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं और फंगस उनको पानी और न्यूट्रिएंट्स दे देती हैं, यानी कि एक दूसरे की मदद करते हुए रहते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं सिम्बायोसिस। इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? लाइकन्स। इनका नाम याद कीजिए, लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं? ये एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं। इसमें एक एल्गा यानी कि एक शैवाल और एक कवक आपस में रहते हैं। फंगस शेल्टर और वाटर दे देता है एल्गा को, और एल्गा उसके लिए खाना बना देती है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। इसलिए लाइकन्स एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। तो बच्चों, आया समझ में
कि सिम्बायोसिस होती क्या है। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल, यानी कि पोषक तत्वों की मिट्टी में कैसे आपूर्ति होती है। हमने अभी पढ़ा कि जो फार्मर होते हैं वो पौधों में, खेतों में खाद और उर्वरक डालते रहते हैं। आपने माली को भी देखा होगा ऐसा करते हुए। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसी तरह जब वो यूज़ करते रहते हैं तो उनकी मात्रा मिट्टी में घटती चली जाती है। फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स यानी कि खाद और उर्वरक और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस उनकी आपूर्ति को पूरा करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और मिट्टी में उनकी मात्रा भरपूर बनी रहती है। इस तरह पौधे अपने आप को हेल्दी बना पाते हैं और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी प्लांट्स की पूरी हो जाती है। आपने देखा होगा जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन बहुत एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह तो सॉइल में नाइट्रोजन कम होती चली जाएगी, और नाइट्रोजन गैस पौधे सीधी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो किस तरह पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहे, ठीक से उन्हें नाइट्रोजन मिलती रहे, इसके लिए एक बैक्टीरिया है जिसे हम राइजोबियम के नाम से जानते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो वातावरण की नाइट्रोजन यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बनाता, इसलिए वह जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहता है, जैसे चना, मटर, मूंग, बीन्स, फली और जो भी फलीदार और भी पौधे हैं उनकी जड़ों में रहकर उनसे भोजन लेता है और उन्हें नाइट्रोजन दे देता है। इस तरह पौधे फूड और शेल्टर बैक्टीरिया को देते हैं और बैक्टीरिया उन्हें नाइट्रोजन देता है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि सहजीवी आबंध। यह रिलेशनशिप पौधों के लिए तो ज़रूरी है ही, किसानों की भी बहुत सी मदद करता है। इस तरह पौधे कम से कम मात्रा में बाहर से कम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे और नेचुरल तरीके यानी कि अपने आप ही नाइट्रोजन की मात्रा को खूब अच्छे से बनाए रखेंगे। तो बहुत सारी पल्सेस, दाल, ये भी हमें फलीदार पौधों से ही मिलती हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि बहुत से प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रोफ्स यानी कि स्वपोषी। कुछ ही प्लांट्स पैरासिटिक यानी कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं या मृत जीवी होते हैं, और वो अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। हम सभी एनिमल्स को, सभी जानवरों को हेटेरोट्रॉफ्स कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को यानी कि जो कीट भक्षक प्लांट्स हैं, जो कीट भक्षी पौधे हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स पार्शियल यानी कि आधे पार्श, वो विषमपोषी हैं। तो कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर हैं आगे। ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषण, क्लोरोफिल, पत्तियों में ग्रीन कलर का पिगमेंट, हेटेरोट्रॉफ्स विषम पोषण जो एनिमल्स करते हैं, होस्ट जो कैस्केटा प्लांट का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, कीट भक्षी प्लांट वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू ये इसके एग्जाम्पल हैं। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व, न्यूट्रिशन पोषण, पैरासाइट ये हम पढ़ चुके हैं अमरबेल के एग्जाम्पल में। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, सेप्रोट्रॉफ्स मृतजीवी जो पोषण कहते हैं उसे, स्टोमेटा रंध्र। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। आपको कैसा लगा? क्या आपको पूरा समझ आया? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी डिफ़िकल्टी आपको किसी भी और टॉपिक में हो, कमेंट आप करके बता सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए ताकि और बच्चों तक भी ये कंटेंट पहुँचे और वो अपनी मुश्किल सॉल्व कर पाएँ। इस क्वारंटाइन टाइम में आप इस वीडियो से अपना कंटेंट नॉलेज को बढ़ाइए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ।